हेलो, एकदम ही ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਲੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, अपनी साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੀਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ के इलाज करवा सकता है। ऐसे ना ख्याल रखियो कि मुर्गी बिना वाली प्याटे भी मिलते हैं बिना इलाज करने की समर्था बन जाती है बड़ा घट पैसे से इलाज होता रहे। कॉल करो 408-687-1899। ऐसे ना हम लोग हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश 3 लैंग्वेज में हम अपनी बात अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और कल 1 घंटा पूरा, क्योंकि नया चैप्टर था ना, मैंने आपको बोला था कि एक सवाल आया है मेरे पास आई विजन का, एंड अबाउट आई विजन। बिफोर दैट, उससे पहले कि मैं आई विजन की बात ही करना शुरू कर दूं, मैं उसके जो जितने पार्ट्स हैं ना, अलग अलग पार्ट्स, ऐसा नहीं है कि छोटा सा अंग रखा हुआ है कुदरत ने तो बस ठीक है काम कर रहा है। इसमें बहुत बारीकी है, बहुत इसमें स्ट्रक्चर कुदरत ने फिक्स किया हुआ है। और आजकल जो मेडिकल साइंस का ट्रेंड बना हुआ है ना, हर चीज की अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो रही है। और स्पेशलाइजेशन का मतलब ये लिया जा रहा है कि बाकी शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है तो आंख से, उसको मतलब है तो सिर्फ नाक से या कान से, या अगर गायनी का कोई डॉक्टर है तो उसका मतलब केवल बच्चेदानी के साथ संबंधित है, उसके फीमेल जेनिटल ऑर्गन से संबंधित है। लेकिन जो एक्चुअली मेडिकल साइंस का होना चाहिए वो ये है कि ये पूरा शरीर एक सिंगल यूनिट है। जब ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करता है तो एक लाइफ पैदा होता है, एक नॉर्मल लाइफ पैदा होता है। और इस सिंगल यूनिट के अलग अलग पार्ट्स हैं, और किसी में भी कोई खराबी आ जाती है तो उस खराबी को हम उसका इंडिविजुअल उसी अंग की बीमारी नहीं समझ सकते। मिसाल एक दूं बात शुरू करने से पहले, कि जैसे कैटरैक्ट की ही बात आप लोग करते हो। कैटरैक्ट बोलते हैं डॉक्टर, बड़ा आसानी सी बात है, फटाफट आओ जी, सर्जरी करवा के कैटरैक्ट निकालो और उसके बाद जाओ। लेकिन कैटरैक्ट बना क्यों? वो जो पानी था वहां पर वो इतना संघना हुआ क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरफ तो पानी संघना हो गया, बाकी शरीर में उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा, कोई असर नहीं हुआ होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि नेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हमने बहुत बार आप सब लोगों को बताई कि खुराक खाने के बाद खुराक में क्या है, ज्यादा है कम है, कोई साल्ट है, कोई मिनरल है, कोई विटामिन है, कुछ भी है, जो खुराक में चले गया है वो आंतड़ियों से असिमिलेट होगा, आंतड़ियों से निचोड़ लिया जाएगा। निचोड़ने के बाद उसको ब्लड में मिक्स किया जाएगा और फिर वो ब्लड के जरिए सभी एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सभी को बराबर होती है। और किसी जगह अगर कोई कलेक्शन हो गई है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई वहां पर ही ज्यादा नुक्स पड़ा है, बाकी तो सारा शरीर ठीक है। मान लिया जाए अगर कोई आदमी कहे कि भाई मेरा तो कैटरैक्ट हो गया है, उम्र के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, और साथ में वो बोलता है कि मेरे जोड़ों में भी दर्द हो रहा है, घुटनों में सूजन आ गई है, तो मेरे हिसाब से होम्योपैथिक के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों एक ही चीज है। अंग अलग अलग हैं, बनतर अलग अलग है, कारकर्दगी उसकी अलग अलग है, लेकिन उसके पीछे जो नुक्स पड़ा है ना
उसका एक ही सोर्स है कि जो खुराक उसके पास आई, जो डिस्ट्रीब्यूशन सबको हुई, उसमें से इसमें जो तत्व आ गए हैं वो इसके जहां इकट्ठे हो गए हैं, वापस नहीं गए या इस्तेमाल नहीं किए गए, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हुआ, जिसकी वजह से ही आंखों में कैटरैक्ट हुआ, या अलग अलग हिस्सों में बीमारी या दर्द। दर्द का एक समाल सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन एनीथिंग स्टॉप्स समवेयर इट पुट्स प्रेशर ऑन द अंडरलाइंग नर्व। खून चल रहा है ना, आर्टरी में खून जा रहा है, वेन से खून वापस आ रहा है, उसमें फिल्टर होकर लिम्फ चल रहा है, ये तीनों चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ टेलीफोन की लाइन नर्वस सिस्टम चल रहा है। अगर इनमें तीनों में से किसी में भी कोलेक्शन हो गई, उसका प्रेशर बना, उसकी नालियों से फिल्टर होकर, जैसे ज्यादा हम लस्सी पुनते हैं ना, तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो संघनी लस्सी नीचे आ जाएगी, इसी तरह चाय की बात है। तो वो अगर ज्यादा प्रेशर बनेगा तो ज्यादा संघना मादा बाहर निकल जाएगा और कहीं टिश्यू स्पेसिस में इकट्ठा हो जाएगा। उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं, उसी को हम कैटरैक्ट बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि जोड़ों में सूजन हो गई है, या अलग अलग चीजें, हम उसके नाम अलग अलग जगह पर उसका नाम अलग हो जाता है। बिहार में बाप का जो छोटा भाई होता है ना, उसको हम काका बोलते हैं, और हमारे यहाँ काका किसको बोलते हैं? बच्चे को बोलते हैं। बात तो वही है, अलग अलग बोलने की बात हो जाती। तो मेरा मतलब कहने से ये है कि अलग अलग अंगों की जितनी भी स्पेशलाइजेशन हो रही है, ये केवल और केवल अपने एक अंग से संबंधित रहती है, दूसरे अंगों से उनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। इसीलिए एक आदमी में अलग अलग अंगों की जब बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग डॉक्टर अपनी अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो कई बार कोइंसाइड कर जाती है, कई बार कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं, तो उससे नुकसान भी होते हैं। होना यही चाहिए था कि जिसको हमने डॉक्टर बोला, उसके पीछे एक कहानी है। कौन डॉक्टर है भाई? वो जो बीमारी के बारे में डिटेल जानता है, वो जो दवाई के बारे में डिटेल जानता है, वो जो ये जानता है कि इस दवाई को इस्तेमाल किस तरह करना है, किस बीमारी में क्या करना है। 3 बहुत जरूरी गुण हैं एक डॉक्टर के। तो जो एक डॉक्टर बन गया, चाहे वो किसी भी साइंस में बन गया, उसने बेसिक स्टडी तो वही की है ना। तो उस बेसिक स्टडी के अनुसार उसको डॉक्टर कहा जाए जब वो सभी शरीर के सभी अंगों के बारे में जानता है। ये अलग बात है कि वो किसी एक अंग के बारे में ज्यादा जानता है। ज्यादा जानने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर देगा। उसका मतलब ये है कि वो जानता है कि अगर इस अंग में, अगर आंख में कोई नुक्स पड़ा है, तो इसके हिसाब से दूसरे अंगों में भी कोई ना कोई नुक्स आया जरूर होगा। तो इसीलिए अगर ट्रीटमेंट करना पड़े तो फिर तो एज ए होल पर्सनैलिटी का होना चाहिए ना। सो मैं आज उस एक अंग की बात करने वाला हूं, क्योंकि एक कनाडा से क्वेश्चन मेरे पास आया था कि भाई आंखों की नजर के बारे में बताओ। अब सवाल उसने तो, करने वाले ने तो बहुत छोटा सा सवाल कर दिया कि भाई आंखों की नजर के बारे में बताओ। अब जब तक आप आंख के बारे में ही नहीं जानते, तो आपको नजर के बारे में क्या बताएंगे हम? हाल रुक गया वहां पर, आप नमक ज्यादा खाते हो, या आप बूढ़े हो गए हो इसलिए मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। कितने एक्सप्लेनेशन हम देंगे? अगर बेसिक हम जानते होंगे कि ये एक अंग है, इस अंग की बनतर में कौन कौन चीज हिस्सा लेती है, और हिस्सा लेने वाली चीजों में ही कोई ना कोई कमी आई है, तभी कोई बीमारी हुई है। अब आंखों की तो बहुत सी बीमारियां हैं, अकेली नजर की बीमारी तो नहीं है ना, बहुत सी बीमारियां हैं। और उन सभी बीमारियों का समझना आसान हो जाएगा अगर हम ये जानेंगे कि इस आंख की जो बनतर है वो क्या है, ये बनी कैसे हैं, और जो बनतर के इसके अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो काम कैसे करते हैं। जब हमने ये जान लिया तो ये समझना आसान हो जाएगा कि इसमें अगर कोई नुक्स पड़ा है तो इसके किस अंग में, किस पार्ट में नुक्स पड़ा होगा। ट्रैक्टर खराब हो गया ना, धुआं मार रहा है, तो जानने वाला वो जानता है कि कहां पर नुक्स है, उसी को वहां पर जाकर ठीक करेगा, टायर को नहीं देखेगा। इसलिए
आज का जो हमारा लेक्चर है इस आँख के बारे में। तो सबसे पहली बात, आँख है कहाँ पर? आप सामने से देखते हो ना, आप देखते हो कि सामने लगी है, लेकिन आपको बताना पड़े तो कैसे बताइएगा? मैं ये कहूँ कि ये जो रेडियो प्रवास चलता है ना, न्यू जर्सी से चलता है। कह दिया, न्यू जर्सी से चलता है। अब बताना तो पड़ेगा ना उसका, एड्रेस, ठिकाना, पता बताएँगे तभी पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर है वो। इसी तरह ये जो आँख सामने लगी हुई है, जब इसके बारे में पता करेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि इसके ऊपर वाले हिस्से में ये एक बोनी स्ट्रक्चर है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। उस ऑर्बिट की भुजाएँ हैं, जैसे किसी भी चीज़ की भुजाएँ होती हैं, साइड्स बाउंड्रीज़ होती हैं, उसके मुताबिक इसकी ऊपर वाली जो बाउंड्री है, वो फ्रंटल बोन से बनी है। फ्रंटल बोन जिसको हम माथा बोलते हैं ना, माथे की जो ये बोन है ऊपर वाली, ये आँखों का ऊपर वाला कवर, ऊपर वाला हिस्सा बनाती हैं। वो ऑर्बिट जो वो गोलाई है, उस गोलाई को बनाने का जो ऊपर वाला काम है, वो ये हमारी फ्रंटल बोन करती है। दूसरा, नाक की तरफ जो कोई भी हिस्सा बॉडी का, मेडिकल टर्म में कोई भी हिस्सा बॉडी का, बॉडी के सेंट्रल लाइन के नजदीक होता है, बॉडी के सेंट्रल लाइन के नजदीक होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियल पार्ट। और जो मीडियल लाइन से दूर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं डिस्टल लाइन, डिस्टल पार्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट। ये हम आम तौर पे बोलते हैं। जो ऊपर है सुपीरियर, नीचे है इन्फीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर। और जो मीडियल साइड में है तो राइट या लेफ्ट कहेंगे, वैसे तो कहेंगे हाइट और लेफ्ट, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी में, एनाटॉमी में हम बोलते हैं जो सेंट्रल लाइन के नजदीक है उसको हम बोलेंगे मीडियन। और जो सेंट्रल लाइन, नाक सेंट्रल लाइन में आ गया, जो दूसरी तरफ कान की तरफ है, तो उसको हम बोलेंगे लैटरल। सो ऊपर वाली बाउंड्री जो इस ऑर्बिट की है, हड्डियों का जो खोल है जिसमें आंख रखी हुई है, वो बनी हुई है फ्रंटल बोन से। मीडियल साइड जो है इस ऑर्बिट की, वो बनी हुई है नेजल बोन से। और नेजल बोन के नीचे है पैलाटाइन बोन, जो रूफ बनाती है मुंह की, रूफ छत बनाती है मुंह का, खोलो तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, या नाक की फ्लोर बनाती है। उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, वो नीचे वाला हिस्सा, वो हमारी जो गाल है ना, ये फूली हुई सुपर ऊंचा सा जो हमारे प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, जैसे टिब्बा सा बना होता है ऊंचा सा, इसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस। और इस हड्डी का नाम है जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक जिगजॉग। एक तो है ना गोल, एक है आयताकार, एक है वर्गाकार, अलग अलग मेजरमेंट डायमेंशन है ना, और जिसका कोई ठिकाना नहीं है, इधर से उधर निकल जाए, उधर से इधर निकल जाए, उसको बोलते हैं जिगजॉग। तो ये हमारी जाइगोमेटिक बोन है, जो आंख के नीचे से जो उभरा हुआ पोर्शन गाल का दिखाई देता है, ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस। मीन एक टिब्बा सा बना हुआ, ऊंचा मुंह में बना हुआ गाल में, ये नीचे का हड्डी जो है, ये नीचे का हिस्सा भी बनाती है। और ये क्योंकि जिगजॉग है, इधर मीडियल साइड में नाक के साथ मिल जाती है, और दूसरी तरफ जो डिस्टल पार्ट है, जो दूर का पार्ट है, और उसमें ये जाकर जो ये हमारी फ्रंटल बोन है ना, उसके साथ मिल जाती है, और एक चोंच, तीखी चोंच बना देती है। ऑर्बिट जो है गोल नहीं है। ऑर्बिट का मतलब ये है कि जिस तरह गोलाई है उसी तरह ऑर्बिट भी है ना। ये रॉकेट छोड़ते हैं आसमान में, तो किस ऑर्बिट में चांद चांद है, उस ऑर्बिट में उसको छोड़ेंगे ताकि चांद पर पहुंच सके। किसी भी प्लैनेट्स पर पहुंचना है तो उसका ऑर्बिट सेलेक्ट किया जाता है, और ऑर्बिट के मुताबिक हमारा रॉकेट फिट किया जाता है, और उसके मुताबिक वो ऑर्बिट में पहुंचता है, क्योंकि टेढ़ा है ना, गोल है ना, उसका बिल्कुल टोटल सर्कुलर तो है नहीं ना, तो उसके मुताबिक वो चलेगा। तो इसी तरह ही ये आंख का जो ऑर्बिट है, ये इस जिग जॉग बोन से आगे जाकर फ्रंटल बोन के साथ जुड़ता है, और एक चोंच सी बन जाती है वहां पर, जिसमें आंख का जो ऊपर वाला लिड है,
नीचे वाला लिड है, आपस में मिलते हैं तो लगता है कि लंबाई में आ गए, हालांकि है ऑर्बिट जो है वो गोलाई में है, अंदर में ऑर्बिट गोलाई में है। तो ये तो वो खाना हमने बता दिया जिसमें हमारी आंख रहती है। अब जो सामने हमें दिखाई देता है, आप सामने आंख में देख रहे हो, तो आंख में जो सामने व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है ना, इस व्हाइट व्हाइट पोर्शन को हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। आमतौर पर आंख दुखनी आ जाती है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कंजक्टाइवाइटिस हो गई है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये वो उसमें आंख में लाली आ गई है, वो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन जो है वो लाल हो गया है, उसमें आंखें जो खून की नारियां हैं वो ज्यादा उभर गई हैं, इन्फ्लेमेशन सा हो रहा है, तो कंजक्टिवाइटिस एक आम लफ्ज बोला जाता है। तो वो जो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन है ना, उसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिव कंजक्टाइवा जो है ये एक पतला सा पर्दा है, ट्रांसपेरेंट है, पतला पर्दा है, ट्रांसपेरेंस है, जो पूरी आंख को कवर करता है, पीछे तक आंख को कवर करता है। और साइडों में ये हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि हड्डियों के साथ जुड़ा रहे और आंख को कवर भी कर ले, आंख इसके अंदर पूरी तरह मूवमेंट कर सके, हिलजुल कर सकती हो। दूसरी बात, वो जो उसके नीचे एक और पर्दा है, एक और गोलाई है, वो जो बाहरी आंख का आप पहला पर्दा कह सकते हो। ये जो बाहरी कंजक्टाइवा था ना, ये तो आपके ऑर्बिट के साथ, हड्डियों के साथ संबंधित था ना। सामने हड्डी कोई नहीं है तो वहां खुला हुआ है, साइड में हड्डी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके अंदर जो आंख का एक्चुअल मटेरियल है, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो कॉर्निया है। बाहरी आंख का जो दिखाई देता है ये भी पारदर्शी है, ये भी हम इसको इसमें से लाइट जो है ट्रांसमिट होती है, पास हो सकती है, और ये जो पर्दा है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद ये जो कॉर्निया है, इसका काम है कि अंदर की आंख को बाहरी किसी चोट से बचा कर रखना। चोट जरूरी नहीं कि कोई मुक्का मारे तभी होगी, चोट हैवी सनलाइट भी हो सकती है। आप बोलते हैं ना कि जब ग्रहण लगता है तो आप उधर को नहीं देखें, अगर आप देखेंगे तो आपका ये कोर्निया हर्ट हो जाएगा, चोट लगेगी उसके ऊपर, लाइट की भी चोट है। तो उसके हिसाब से ये वो कोर्निया है जो इसको बचाता है कि अंदर आंख के जो लेंस हैं, जिनका असल पर्पस है फोटोथेरेपी, फोटो खींचना और पीछे भेजना, वो उनको नुकसान ना हो। ये उनका नुकसान बचाने के लिए ये कोर्निया का काम, पर्दा जो है ये काम करता है। अब इन दोनों पर्दों के बीच में एक फ्लूइड रहता है ताकि इनमें आपस में घर्षण ना हो, आपस में रगड़ पैदा ना हो। इसलिए रगड़ को बचाने के लिए कुदरत ने एक फ्लूइड वहां रखा हुआ है, और वही फ्लूइड अगर संघना हो जाता है ना तो कैटरेक्ट हो जाता है, फिर उसमें दिखाई नहीं देता। अगर पानी साफ हो ना तालाब का, तो नीचे तक दिखाई देता है कि एन बिल्कुल कीड़ी भी नीचे चल रही है तो पता लग चलता है। और अगर पानी गंदला हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर नीचे तक दिखाई नहीं देता। इसलिए ये जो दोनों चीजें हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड है वो भी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। और जैसे जैसे इसमें कोई संगनापन आ जाता है, कोई इकट्ठी चीज हो जाती है, और फिर हमें दिखना जो है बंद हो जाता है, लाइट लाइट कम होनी शुरू हो जाती है। अल्टीमेट उसका नाम है, डॉक्टरों ने रख दिया कैटरेक्ट। कैटरेक्ट है, और कॉर्निया का पानी संघना हो गया है, कॉर्निया के ऊपर जो फ्लूइड चल रहा था वो संघना हो गया है। उसके बाद कंजक्टाइवा और कॉर्निया के साइडों में मांसपेशियां हैं, कि ये जो आंख का पूरा मटेरियल है ना, ये अपनी पोजीशन में स्थिर रह सके। और अगर स्थिर नहीं रहा तो कुछ और हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना, कोई पेंगा है, टेढ़ा देखता है, मेडिकल टर्म में बोलते हैं सिक्विंट। सिक्विंट हो गया, उसको भेंगा हो गया, वो टेढ़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक साइड की मांसपेशियां पैरालाइज्ड हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, जिसलिए दूसरी तरफ की मांसपेशियों ने उन्हें खींच लिया है। वो मैंने कल पंजाबी में एग्जांपल दी थी ना, कि जो ताकतवर होता है ना बल्द,
वो अपनी तरफ खींचता हो, कई बार अरली तोड़ देता है, पंजाली की जो अरली होती है ना वो तोड़ देता है ज़ोर से, हैं जी, क्योंकि वो जो वीक हो गया या उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यही बात यहाँ आई मसल्स की होती है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनकी आँख ऊपर को होती है, कुछ की आँख नीचे को होती है, कुछ की आँख राइट या लेफ्ट में ऐसे लगता है कि नाक की तरफ देख रहा है, टेढ़ापन। सो सीक्वेंट जिसको हम बोलते हैं ना बीमारी, वो इन 6 मसल हैं। जो आई के 6 मसल हैं, ये कंजक्टिवा कॉर्निया को इस ऑर्बिट के साथ, हड्डियों के साथ बांध कर रखते हैं, ताकि ये आई का फोकस, जो अंदर का लेंस है जिसकी अभी मैं बात करूंगा, जिसका आई का जो फोकस है लेंस का, जहां से पिक्चर खींची जानी है, बाहर का दृश्य अंदर जाना है, वो स्थिर रह सके, उसमें कोई अंतर ना आए। इसलिए ये 6 मांसपेशियां हैं, और इन 6 मांसपेशियों का भी नाम लेना उसी तरह बड़ा आसान है, याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। कि जो इसमें 4 मसल हैं, उसको बोलते हैं सुपीरियर, जो ऊपर वाला है, इन्फीरियर जो आंख के नीचे वाला है, मीडियल जो नाक की तरफ है, लैटरल जो बाहर की तरफ है। बड़ी आसान बात होगी। सो ये 4 मसल तो वो हैं जो चारों दिशाओं से आंख को बांध कर रखते हैं कि ये इसका फोकस स्थिर रहे, ऑर्बिट के साथ जो घूमे फिरे। आंख का आना, जो बॉल जिसको हम बोल रहे हैं, बाहर का जो कंजक्टिवा वाला बड़ा हिस्सा है, वो घूमता है, घूम ही जाए, लेकिन इसका जो फोकस है ना, लेंस, वो स्थिर रहे। उस स्थिर को रखने के लिए कुदरत ने ये 4 मसल को वहां पर लगा दिया। उसके बाद अब ये जो 4 तो चारों किनारों में हो गए, लेकिन आंख तो गोल है, आंख तो गोल है, और गोलाई को कवर करने के लिए एक मसल ऊपर ऑब्लिक लगा दिया, उसको सुपीरियर ऑब्लिक बोलते हैं। एक मसल नीचे लगा दिया, उसको इंफीरियर ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब ही है टेढ़ा, आर्च, आर्च की तरह है। तो ये 6 मसल जो हैं, इस आंख को बांध कर रखते हैं। और एक और मसल है जो आंख को ऊपर के आईलिड, जहां पर पीछे जगह देखेंगे ना, आईलिड को उठाकर देखेंगे तो पीछे एक आंख कहाँ जाकर लगती है, वहां पर इसको अपर आईलिड को ऊपर उठाने में या नीचे करने में जो मदद करती है, ताकि आंख खुली रह सके, उसका जो एक अलग मसल है, नीचे में भी और ऊपर वाले में भी, वो अलग अलग अपना वो काम करते हैं। तो ये तो है बाहरी जो आप देख सकते हैं, आंख इधर करो, लेफ्ट करो, राइट करो, आईलिड को ऊपर करो, तो इसके अंदर तक जितना भी आप देख सकते हैं, ये वो चीज है। अब लेंस है गया, उसके बाद जो लेंस है, लेंस आप बाहर जैसे आप देखते हो ना, लेंस की 2 किस्में होती हैं। एक होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स और कनकेव। कनकेव होता है जैसे हमारे कोई पॉट हो, कौली है हमारी, इस तरह की, उसको कनकेव बोलते हैं। कन्वेक्स जो पीछे को उभरा हुआ हो, और जो जैसे कौली हमारी है दाल वाली, तो उसको उल्टा रख दो तो वो कन्वेक्स हो गया, और सीधी रख दो वो कनकेव हो गया। अब ये लेंस की बड़ी अजीब बात है, बाहर से इसने बहुत बड़ा एक्स लेना है, किसी भी चीज का बहुत दूर तक, एक आंख तो बड़ी छोटी सी है ना, तो बहुत बड़ा एरिया हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे हमारे टीवी का एंटीना नहीं ऊपर लगा होता है, छज्जा सा लगा होता है, इसी तरह वो चौड़ा होता है। इसी तरह जो सामने वाला लेंस है, जो लेंस तो एक ही है, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम 2 भुजाओं में बांट कर समझते हैं। जो सामने दिखाई देता है ना, वो छतरी की तरह है, वो ऐसे बाहर से सामने को दिखाई देता है जैसे कनकेव है, जैसे कौली जो है हमारा पॉट है, वो सामने को उसका खुला हुआ है। और दूसरा लेंस, जैसे 2 कौलियों को आपस उनकी पीठ मिला दें, तो दूसरी तरफ पीछे को चौड़ा हो जाता है। वो फोकस होगा। आपने फोटोग्राफी करते हुए देखा होगा ना, तो आपकी फोटो जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, जितने मर्जी फैलाव में आप खड़े हैं, और उस फोकस को, वो जो पिन पॉइंट है, छोटा सी सुराख है कैमरा में, उसमें पूरे को गुजरना है, और पीछे की जो स्लाइड है उस पर उसको फिक्स होना है।
उस पर उसको सारा इम्प्रेशन आ जाना है। इसी तरह ही ये जो बहुत बड़ी कौली है जो सामने की तरफ है, ये उसको कनकेव लेंस बोलते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से कनकेव है। होना तो ये था कि एक लेंस होता तो एक सामने कनकेव हो गया और पीछे को कन्वेक्स हो जाता, लेकिन ये दोनों तरफ ही कनकेव है। कारण ये है कि बाहर से वो सुराख है, नीचे का जो पेंदा वो छोटा है, और बाहर से बहुत बड़ा व्यू बड़ा व्यू ले ले, बहुत सारे एरिया को वो आंख हमारी देख सकती है, और फोकस होकर एक पिन पॉइंट एक छोटे से सुराख में आ गई। अब इस सुराख से जब दूसरी तरफ जाती है, वही फोटो उतनी ही फिर फैल जाती है। जितना कुछ आपने देखा है दूसरी तरफ वो फैल जाती है। ये जो हमारे लेंस हैं वो ये काम करते हैं, और पीछे को भेजते किसको हैं? रेटिना को। सुराख है, उस सुराख के जरिए वो नीचे को भेज देते हैं। अब उसके बाद व्हाइट एरिया के अंदर एक काला घेरा आप देखते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो काला घेरे दो हैं, एक पहले वाला लाइट है, एक बिल्कुल डार्क है। जो पहले वाला लाइट वाला है उसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो है वो इस आंख के बॉल को किसी बाहरी तेज चीज से प्रभावित नहीं होने देता। एकदम लाइट लगी और इसकी कोई डैमेज ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ये आइरिस उसको बचाने का काम करता है। लाइट आई है, एकदम फ्लड लाइट आई है, कई लोग अंधे हो जाते हैं। कई बार सूरज ग्रहण को देखते हैं तो लोग अंधे हो जाते हैं, क्योंकि एकदम वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाता। और लोग जो बार बार ऐसा करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई अब सूरज ग्रहण देखना है तो लेंस लगा कर देखो, ऐसे नहीं देखो, बाहरी प्रोटेक्शन लेकर देखो। अगर सीधे देखोगे तो आपका ये आइरिस जो है डैमेज हो जाएगा, और जो पिक्चर बाहर से अंदर जा रही है वो धुंधली दिखाई देगी, वो सही दिखाई नहीं देगी। और वो जो काला घेरा है उसका पर्पस ये है। उसके बाद आ गए रेटाइना। आंख का जो आना एक्चुअली जो बाल है ना, इसको उस लाइट से प्रभावित होने से बचाने वाला जो एक्चुअली अंदर का हिस्सा है, जो एक तरह खाली है, एक तरह खाली है, उसके चारों ओर जो कुछ ये सब हमने मसल मांसपेशियां ये वो सब बताया, ये वो है। और उसके बाद एक हिस्सा है जो आंख के इस आई बॉल जिसमें वो लेंस हमने बताए हैं, उस लेंस के पीछे का जो हिस्सा है ये पीले रंग का है, इसको हम बोलते हैं मैकुला। मैकुला अगर उसको ओपन करके देखते हैं, हमें बाहर से नहीं दिखाई देता, अगर ओपन करके देखते हैं तो फिर पता चलता है कि उसके पीछे एक हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं मैकुला, और वो पीले रंग का है। पीले रंग की बनतर है उसकी अगर देखेंगे तो, और इसी बनतर से इसके ऊपर एक और लेयर बना हुआ है, एक और बॉर्डर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं विट्रियस। और विट्रियस जो है ये इस पीलेपन में, पीलेपन का मतलब है कि लाइट जो है सीधी लाइन में चले, साइडों में ना जाए, फैल ना जाए। वो धुंधला अक्स जो दिखाई दे रहा है वो इतना ज्यादा ना फैल जाए लेंस से, क्योंकि पीछे की तरफ भी कनकेव है ना, पीछे की तरफ भी कनकेव है तो बहुत चौड़ा हो सकता है। लेकिन उसको एक लिमिटेड फोकस में रखने के लिए ये हमारा मैकुला है, ये पीले रंग का है, ये बाहर नहीं जाने देता रोशनी को, रोशनी को एक लिमिटेड लाइन में चलाता है कि ये यहाँ तक, इतना बड़ा है आदमी 5 फुट 6 इंच का तो उतना ही दिखाई दे, इतनी बड़ी चीज है तो इतनी ही दिखाई दे, जितनी वो बाहर से देख रहा है उतनी ही अंदर वो पहुंचे। इसके लिए ये मैकुला है, ये काम करता है। और इस पीले पोर्शन के ये जो मैकुला है ये लाइट को फैलने से बचाता है, कि बहुत ज्यादा फैल के कहीं चींटी हाथी ना दिखाई देनी शुरू कर दे। चींटी बहुत छोटी है, ये जा रही है अंदर, उसका लेंस हमें ट्रांसमिट कर रहा है, पहले छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया बाहर में जाकर, और बड़ा इतना भी ना बड़ा हो जाए कि चींटी हाथी दिखाई देनी शुरू हो जाए, उतनी ही दिखाई दे। इस चीज को फोकस रखने के लिए ये हमारा मैकुला जो पीले रंग का है ये उसको प्रोटेक्ट करता है कि ना भाई इस हद में रहना है, इससे आगे ये लाइट नहीं जानी। अब ये जो पीले रंग का हिस्सा है मैकुला, ये भी जेली लाइक है।
लेकिन कलर्ड पोर्शन है। ये फैल ना जाए, ये अपनी पोजीशन में रह सके, इसमें कोई लीकेज ना आ जाए, इसको कवर करने के लिए कुदरत ने एक और जेली लाइक पर्दा बनाया हुआ है। वो बिल्कुल पानी वर्गा है, पानी जैसा है, ट्रांसमिट उसमें से ऑब्जेक्ट आगे से आगे जा सकता है, उसको बांध कर रखता है, उसकी गोलाई में रहता है। उसके ऊपर ये कवरिंग जो है विट्रियस का कवरिंग है, जिससे जो ऑब्जेक्ट आपने बाहर देखा वो ऑब्जेक्ट उतनी ही रेशो में, उसी हिसाब से आपके पीछे लगी हुई है एक ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व जो है या इसकी जो मांसपेशियां हैं, वो हमारी जो ब्रेन की नर्व हमने बताई थी ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12 क्रेनियल नर्व का नाम मैंने लिया था। 12 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से इशू होती हैं, हमारे वर्टेब्रल कॉलम में जाती हैं, और वर्टेब्रल कॉलम के अलग अलग जगहों से उसके सेक्शन बने हुए हैं, वो वहां से निकलकर पूरे शरीर के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करती हैं। जिसका एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूं कि अगर थोरेसिक प्लेक्सस है तो थोरेक्सिस से निकलने वाले जो छाती के जितने भी अंग हैं, हार्ट है, लंग है, मीडियास्टाइनम है, उन सबको कंट्रोल करती है। पेट वाली जो है लंबर एरिया से जो इशू होती है, वो पेट के जितने भी अंग हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो मैं बात कर रहा हूं आंख की। आंख का जो नर्व है वो अकेली एक ऑप्टिक नर्व नहीं है, मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली अलग है, दूसरी जो विट्रियस वगैरह हो और सब है, इन सबको कंट्रोल करने की अलग है, फोकस करने की अलग है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 3 नर्व जो हैं आंख का फोकस नॉर्मल रखने के लिए, नजर ठीक रखने के लिए ये काम करती हैं। और इनमें इनमें कैसे खराबी पता चले, किस नर्व का क्या काम है, ताकि पेंगापन ना आए, ताकि दूर की दृष्टि जो है बिल्कुल उसी तरह हमारे सामने आए। जैसे बहुत से ऐसे विजन के जब हम बात करेंगे ना, तो विजन की बात यह है कि किसी लोगों को ऊपर वाला केवल आधा हिस्सा दिखाई देता है, किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका ऊपर वाला आधा हिस्सा दिखाई देता है, किसी को नीचे वाला आधा हिस्सा दिखाई देता है, किसी को राइट साइड का देता है। फोकस वो सामने रखते हैं, लेकिन फोकस सामने रखने नहीं मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, आपकी दाहिने बाएं नहीं दिखाई दे रही, ये लेफ्ट बाजू है वो आपका दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, इधर से हो इधर, वो जितना मर्जी करोगे तो दूसरा छुप जाएगा। तो मतलब ये मांसपेशियों की बात है, पोजीशन में रखने का काम करती है। अगर ये ना हो तो फिर पेंगापन भी आ सकता है, नजर कमजोर भी रह सकती है। उसके बाद ये पूरे का पूरा फोकस करके ऑप्टिक नर्व भेजती कहाँ है, पंचांगागुर एक ध्यान, कंसंट्रेशन पर। सभी कुछ जितनी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, पूरी की पूरी ज्ञान इंद्रियां बाहर से जितना भी ऑब्जर्व, स्वाद, आनंद, जीभ का टेस्ट, नाक से सूंघना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जितने भी बाहर के इंप्रेशन हम स्वाद लेते हैं, सुनते हैं ना, गाना सुना तो नंद लिया कान से, ये सब पीछे जाता है हमारे उस थिंक टैंक पर, हमारे उस जगह पर जिसको हम ध्यान बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, कि एकाग्रता, मन की एकाग्रता से जो सुनते हैं, वहां पर फिर वो फैसला होता है कि हाँ, ये जो बोल रहा है सामने, जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, यही गुरदीप सिंह है, ये जो आवाज आ रही है ना, ये गुरदीप सिंह की ही है। तो इस तरह हम ये आंखों के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया। हमारा अभी वो जो पीछे वाला लेक्चर है ना, वो अभी अधूरा है। हम टोडलर्स की एज पर पहुंचे थे, सो कल के बाद फिर हम चलेंगे कि टोडलर्स की एज में, तीसरे साल में, चौथे साल में और 5वें साल में क्या क्या तब्दीलियां आ जाती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होती है, वो फिर हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ साझा करेंगे। आज का प्रोग्राम हम हिंदी, क्योंकि कल पंजाबी में हम बोल चुके, इसलिए मैं चाहता था कि ये यही बात जो मैंने पंजाबी में कही है वो हिंदी में कहूँ, ताकि सभी हिंदी सुनने वाले भी उसको समझ पाएं कि भाई आंख है क्या। आंख की बनतर के इतने सारे अंग, मैंने 10 अंग आपको बता दिया, ऑर्बिट बता दिया, कंजक्टिवा बता दिया, कॉर्निया बता दिया, आई मसल्स बता दिए, लेंस बता दिया, आयरस बताया, रेटाइना बताया, मैकुला बताया, विट्रियस बताया। इतने सारे अंग हैं हमारी आंख के,
ये सब नॉर्मल रहेंगे तो ही हम सही देख पाएंगे, नहीं आंख में कुछ ना कुछ फर्क आएगा ही आएगा। सो उसके बाद जब हम कभी इसकी बीमारियों की बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले ये टोटल वाली बात हम पूरी कर लें। ये आप समझ गए कि नजर की कमजोरी आएगी तो लेंस में फोकस नहीं जा रहा। फोकस क्यों नहीं जा रहा? तो मांसपेशी कोई वीक हो गई है, या सभी मांसपेशियां वीक हो गई हैं। नजर क्यों नहीं ठीक जा रही? क्योंकि आगे का जो कंजक्टिवा और कॉर्निया के बीच में जो पानी भरा हुआ है वो संघना हो गया, उसमें कंसंट्रेशन हो गई है, और जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट हो गया है, वो निकाल देते हैं। लेकिन ये सब चीजें यहां करके छोड़ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी संघना हुआ था पूरे शरीर में ऐसा हुआ था, कंसंट्रेशन ठीक है, बहुत से अंगों में बहुत संघनापन जा सकता है। आंख में थोड़ा सा भी संघनापन आया तो नजर कमजोर होगी, नजर में धुंधला दिखाई देता है, पूरा साफ दिखाई नहीं देता। तो अलग अलग अंगों की कैपेसिटी है ना अपनी अपनी, कि कितना संघनापन वो बर्दाश्त कर सकते हैं। घुटनों में जोड़ों में इतना आएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी लचक कम हो गई है, चल सकते हैं ना। लेकिन आंख में अगर संघनापन थोड़ा सा भी आ जाता है तो नजर कमजोर हो जाती है। लेकिन दूसरे अंग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि दूसरे अंगों में अगर कैटरेक्ट किसी बंदे को हुआ है तो हम ये कहें कि नहीं दूसरे तो अंग उसके सब नॉर्मल है, नहीं। क्योंकि बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, सभी के पास सब कुछ ऐसे ही हुआ है, वही खून सभी में गया है, वही कंसंट्रेशन सभी में गई है। लेकिन एक एक अंग में थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई है तो उसको ज्यादा महसूस हो रही है। इसलिए कैटरेक्ट की नजर जो है पहले हम समझते हैं कमजोर हो गई है, घुटनों में थोड़ा बर्दाश्त हो सकता है। तो आज का समय हमारा ये जो प्रोग्राम था प्रवास रेडियो के साथ, आज का समय खत्म हो रहा है। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सेरा एन कोट डबलन कैलिफोर्निया 94568। मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के बारे में समझना चाहते हैं या होम्योपैथिक के साइंटिफिक अप्रोच के तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हाँ जी, बहुत धन्यवाद, आज तो मजा आया। हाँ समझ लगी कुछ? हाँ जी, या चलो ओके, ओके कोई मसला नहीं, अपने सोचते भी हिंदी जानते हैं सारे। चलो ठीक है जी, जिहदा भी टर्न आउंदी वही कर लिया करेंगे, अंग्रेजी दा, पंजाबी दा, हिंदी दा कर लिया करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, मेहरबानी, धन्यवाद जी साहब, थैंक यू जी साहब, थैंक यू। सो all the listeners of Health Education Lecture Series, I am your host Gurdeep Singh Sindhu, homeopathic consultant. And I'm here at 9701 Sarah N Court, Dublin, California 94568. My phone number is 408-687-1899. Anytime, if you are suffering from any disease and you need to get some other second opinion about your disease, you can call me at 408-687-1899. Or if you want to get treated by homeopathy, if you are desperate from any treatments, there are many more qualified doctors, highly qualified learned persons who are getting treatment. But at least at some point, sometimes we need some change. One of the treatment, whatever the doctor is suggesting, sometimes it does not work. Reason one or the other, maybe there are the different reasons, because they are not getting affected. That's why, in case if you want to get second opinion about your disease, or you need to change your treatment, you are desperate from one type of treatments, you can call me at 408-687-1899, and you can get better results with my 52 years experience in homeopathic practice
And I was teaching in 20 medical colleges for about 26 years. And since I'm here in California, since 96, I'm teaching my community by radio, by YouTube, Facebook medias, since like 30 years, since 96, onward regularly. And there's no one, any newspaper where I have not published my lectures, and there is no any Punjabi radio or Hindi radio where I have not delivered my lectures, and even the YouTube medias. So you can go to my YouTube medias, homeopathy, www.homeopathy A to Z, or you can download app of sabarangstation.com. Sabarang radio station.com. Sabarangstation.com is my website. You can go there and you will see many couple $100 of a couple hundred lectures for different areas of your body, for different diseases, and systematically since last you can say about 1 years, we are discussing a series of lectures, health education lecture series from head to heel. And we have started how the life was created, first of all from sperm and ovum, and then how they were developed into a life, and how they spent their time into mother's womb, and ultimately how long they lived over there, and what were the complications over there to the mother as well as to the this new life. And ultimately what happens, everything whatever has happened into the mother's womb, we have described systematically in these lectures. And after that a period of delivery, and what is the delivery, and how this period of delivery is uh, divided into three portions, and what is the first position, second position, third position, what happens in these stages of the delivery. I have described everything, and ultimately the delivery occurs, and a new life has come up into this world visibly. Basically, life was started before that, but it has come up now, and we can see that life in front of us. And ultimately, we started development, watching the development of this new life, that is a newborn child, that is from first day of birth to 1 years of his age. What happens, what we need to do in these 1 years, and what development phases we can see in a newborn child, step by step, month by month, how he develops in this area. And ultimately after that we have started the second phase of the life after birth. After birth, second phase of life, that is toddler's age. And the toddler's age is age from 1 year of life up to 5 years of life. And in this 1 year to 5 years, what development a child should have in a normal. Some of the children may be very active, more active as compared to the normal standard of medical health, and some of the children may be little slower than that. And what are the reasons behind that? What are the diseases generally children suffer from, and they do not develop normally, or sometimes their mental faculties are not developing normally, or they are aggressive in their life. There are different conditions. So we are discussing all those things systematically, and we have discussed up to 3 years of age. Up to 3 years of age, what activities we can note in our child, and if he is not doing all those activities, we can assume and we can figure out that what may be the problems, so that we can target the problem, and according to that problem we can teach our child so that he can develop further in a normal conditions. So all these things we are discussing. But ultimately last week I got a call from Canada, and the person wants to know about the uh, eye vision. And for eye visions, before I discuss about the eye visions, it's necessary that you should know about the parts of the eye.
It's not that just you see it's a ball and we can see through that one. That's all. No, it's not. It's a big structure. There are many more minute, important things. We should note that. And if we know about those parts of the eyes, then easily we will be able to understand the different diseases of the eyes, just like dim vision, foggy visions, half visions, and sequence, so that you cannot see the state wise. All these things, your eyeball is not focusing in front, maybe focusing on right side, this and that. There are many more other problems which are concerned with the structural changes, structural abnormalities of the eye. And if you know about the structures of the eye, that definitely it will be easy for you to understand why this problem is. So therefore, first of all, before going to the reasons directly, that why, what are the reasons behind the dim vision? No, I'm giving you a brief sketch about the eyes so that you can understand what eye is. So whatever you see just in front of the face, on both sides of your nose, there are two eyes, and two eyes are lodged in an orbit, and that orbit is structured by the bones, formed by the bones, and upper side of this orbit, that's known as the orbit, which is structured by the bones in which this eye is lodged, and the upper portion of the orbit is formed by the frontal bone, a part of the frontal bone, and medial side of that orbit is formed this boundary of the nose on right or left side. And after that, there is a bone known as zygomatic bone. That zygomatic bone is the facial bone. You see just a prominent portion of your face, just below the eye, a prominent portion of your face, cheeks. That's known as zygomatic process. And this zygomatic process is the part of zygomatic bone. Zygomatic bone is the irregular zigzag bones. Zigzag bones, not in a regular shape. And that zigzag bone forms the inner side of the orbit of the eye, and also on the back side, on the lateral side, you can say, the lateral side, it joins with the frontal bone, and then forms an orbit. So ultimately, this orbit is consisted of mainly two bones, the frontal bone and the zygomatic bones, but a little portion, small portion, in the middle is the nasal bone. So this orbit is formed in this because there is a hole in between the eye and also the nose. They are connected with each other with by that hole, nutrient foramen. In this way, so after the orbit, you see inside the orbit, the first thing you see is the white portion of the eye. That white portion of the eye is considered as conjunctiva. Conjunctiva is a thin layer of the membrane, and which covers the whole eye. Whole structure of the eye is covered by the conjunctival membranes, and that's a thin membrane. And this membrane is a transparent membrane. Under the this thin membrane, there is another covering that's known as cornea, and that cornea is the membrane which covers the inner whole structure of the eye. It covers the inner whole structure of the eye, whatever we are going to explain it now. That first of all was the outer covering, that is conjunctiva. Then there is a in inner care, there's cornea, and in between these two, to save them from friction, there is a fluid, and that fluid saves so that these two membranes should not cause pain by the friction, by the movements. And ultimately, there is a little fluid inside that. That's also transparent, and you can see through very easily. The light transmits through that that water frequently,
and there is no any obstructions in that, but that if the vision is okay. Ultimately, then after this cornea, under the cornea, and this whole structure, conjunctiva, they are attached to the muscles, because inner portion, that is cornea, that covers the whole eye structure inside, outer covering the conjunctiva. So these both layers should fix the eye in a fixed position. Make sure that the eye is in a fixed position, and it moves in a way that the opening of the lens remains focused all the time, even if the eye moves. Eyeball moves, even then the focuses remain at the same positions. So there are eye muscles which control this focuses, which control the eyeball from all the, you can say, from all the sides. And there are six muscles mainly which bound this whole eye structure into position. They keep them into position. That's These are the six muscles. Four muscles are known as superior, inferior, medial, lateral. So whenever anatomically, whatever is above our head, that is considered superior. Whatever is under our feet means underneath. Whatever is the underneath, that is known as inferior. And whatever is in nearer to the midline, from any organ, from anything, what, suppose organ is anywhere, but the side of that organ which is very close to the medial side, central line of the body, you can say, which is very close to the central line, just like the Bhumadrekha, middle line of our Earth. And that middle line is considered that the sun is circulating, or the our Earth is moving in its orbit and taking the circle of our sun. But that line remains always focused into equal distance all around, into equal middle. So that's known as the middle line. Okay, in this way, the area of any organ which faces towards the middle line is known as medial, is known as medial line. In this way, these four muscles, superior, which is upward, inferior, which is downward, it protects from underneath the eyeballs, and the medial, which protects, focuses the eyeball on the nose sides, and the lateral side towards the ear side, it focuses the eyeball into from the lateral side. All these four muscles are mainly fixing this eyeball in a position. There are two other balls, because the eyeball is in circle. Eyeball is in circle, not complete circle, it's orbit type. But even then, to protect that thing, other than the four other muscles, these two muscles are known as oblique muscles. One oblique muscle is upper part, and the second oblique muscle is underneath the eyeball, underneath the eye structures, you can say, as a whole. And after that, after the muscles under the cornea, you can say, there is a lens. And a lens, it has a peculiarity. Lens, mostly outside we see the lens. One lens is concave lens. Concave lens, which is deep from front side, which we see deep, just like a ball of anything. You are eat with balls, and if ball is facing toward you,
then the facing portion of your ball, where you will put your fruits and everything, whatever, that is known as concave. And the other side of this lens is known as convex, just like your ball is put on the ground inverted, everted, inverted, and then it's put down in this way. So one side of the lens mostly is concave, and the other side of the lens is mostly convex. But there is a difference. There is a difference in the eyes, that this lens, which is used in the eye by the nature, is concave on both sides. This lens is concave on both sides, because when the light passes from the outside to inside to the lens from your cornea, it transmits to the this eyeballs. It broadens your shadow, your pictures, and ultimately it focuses and passes from the narrow hole, just like outside the cameramans and click our photos, and this way, and in his camera there is a small pin type hole, which takes the impression of the outside and then send it back, which is printed in the backside. Whereas in the eyes, that concave side collects from the surrounding, because our eye can see a wide range of area. Small eye, 1.5 inches, not more than that. That eye covers a large, vast area we can see at one time, because that shadow is splitting up in the whole area of concavity of the lens outside, facing outside. And on the other side of the lens is also a concave, means it comes from a wide area and goes to the back side, then again it flares up to the normal extent. It should remain normal in the values. Suppose if I see a person of 5 feet 6 inches, this 5 feet 6 inches should go back to the optic nerve for the vision 5 and 6 inches. So when the it passes to the back side of the lens, that's also concave. That's also concave, but it should not flare up more than normal. Outside of this one, there is you can say a retina, or first of all, above the outside of the eyeball, there is a black back portion, that is iris, and then there's the retina. That retina protect the eyeball so that it should not be damages with a floodlight. To protect that one, this retina, a type of membrane, could protect the eyeballs. Then after that, macula, with the black side you see in the eyes, whatever the black side you see in the eyes, this protect the light and the eyeball so that it should not be damages with the floodlight. And after that, when this object focus goes to the back, when it goes to the back, it again flares up because it's a concave. It's concave on the other side as well, but it should not be more wider. The you can see the smaller object should not see a larger. It should be seen as the actual height, length, or even dimensions. The equal dimensions it should show up. Therefore, the concavity of the lens on the back side is covered by the macula.
covered by the macula, which is of yellow color. And that yellow color protects the object to flare up more than normal. And we can see that in this way, the actual object goes back in its normal consistency, what was taken up by the concavity of we are facing in front. But we see the concavity in front, it has captured our picture, and that picture has gone out in the backside, and the backside is also concave. It means it will again can flare up, more than normal. But to protect this more than normal, this is also covered by a layer of vitreous jelly like substance, so that the this focuses light should not flare up more than normal, and the object should go back in a normal conditions. So this vitreous works, sorry, macula works as a yellow type of substances. And to cover this yellow substances, it should not disturb, and it should not flare up, it should not disturb the visions. There is another layer that is known as vitreous, and that vitreous is also a transparent, by which the object goes to the optic nerve in this way. So this is what these are the parts of the eye: conjunctiva, cornea, eyeballs, eye muscles, lens, iris, retina, macula, vitreous. So all these are the parts we have just discussed, and that if there be any problem in the muscles, the focus will be different. It will not be normal. So focus of the eye is maintained by the muscles of the eye, which we have just described. And the vision is focused and presented normal if the conjunctiva and cornea they have the fluid. That fluid is not more concentrated than the normal consistency, and if it's more consistency, then it will be difficult. So this is about our lecture of eyes. Next day next day we can have somehow this connection was disconnected, and maybe the last words you could not hear now. Uh, if ever there be any problem and you want to hear something again, you can call me 408-687-1899. And my email address, if you are far away and you want to get some answer of any disease you are suffering from or any treatment you are taking now, and you are desperate from any situations, and you need second opinion about your disease or about your treatments, you can call me 408-687-1899. Rabrakha, this is your Gurdeep Singh Sandhu, homeopathy consultant at 9701 Sarayan Court, Dublin, California 94568. My phone number is 408-687-1899. We'll see you tomorrow for another lecture in our routine program, the toddler's development from 3 years onward up to 5 years, how the child develops in a normal phase when he is at 3 years, 4 years, and 5 years. God bless you all. We'll see you tomorrow.